हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से समझा था और ये भी समझा था कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे, इनका आंसर कैसे हम लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी जो कावेरी बुक है, एनसीईआरटी की कावेरी बुक, इसमें पेज नंबर 44 पे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर हम लिखने का ट्राई करेंगे कि कैसे उनके आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं। और इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हमको दिए गए हैं और इनको हम 1 बाय 1 आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो भी देखिए, ताकि आपको पूरे लेसन की समरी पता चल सके और आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सभी लाइन की मीनिंग और हिंदी पता चल सके कि हमारी स्टोरी में क्या बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। और इसके पहले के वीडियो में हमने जो एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि पिछले वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था और उनके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसमें जो हमारी कावेरी बुक में पेज नंबर 44 पे 7 क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो पॉट मेकर हमारा लेसन है, उसके पेज नंबर 44 पे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और उनको 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे उनका आंसर हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इसमें दिए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिखना आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसका आंसर हम क्या लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स एज ऑब्जर्व बाय सेंटिला। अब यहाँ पे जो सेंटिला गर्ल थी हमारे लेसन में, उसके बारे में बताया गया है कि वो कंटिन्यू विजिट करती रहती थी, जबकि उसकी मदर नहीं चाहती थी कि वो पॉट मेकिंग का काम सीखे, पॉट मेकिंग की स्किल को सीखे, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू पॉट मेकर्स के पास में जाती रहती थी चुपके से, और वो अपने पेरेंट्स के घर वापस आने से पहले आ जाती थी। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो पॉट मेकर यूज करते हैं, यहाँ पे वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोसेस क्या है पॉट मेकिंग की जो एक्सपर्ट पॉट मेकर यूज करते हैं बर्तन बनाने की, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो वो ऑब्जर्व करती थी कि कैसे मिट्टी लाई जाती है, फिर उसको कैसे पाउंड किया जाता है, कैसे उसको मैलिएबल बनाया जाता है और कैसे उसको राइट प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, उसके बाद में उसे राइट शेप दिया जाता है। ये सब चीजें वो ऑब्जर्व करती थी, तो वही हम यहाँ पे अपने आंसर में मेंशन करेंगे। आंसर में क्या लिख सकते हैं, एक्सपर्ट डग ग्रे एंड रेड क्ले। एक्सपर्ट क्या करते हैं, रेड और ग्रे क्ले को, मिट्टी को डग करते हैं, खोदते हैं, फिर उनको पाउंड करते हैं, पाउंडिंग इट इन ए बैम्बू सिलेंडर्स टू मेक इट मैलिएबल। अब यहाँ पे मैलिएबल वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि उसको ऐसा आकार देना जिससे उसे ठोक पीट के एक सही पॉट में, सही बर्तन में ढाला जा सके। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा के, दे शेप द डो using their hands and spatulas with precise tap coordination। और वो उसको आकार कैसे देते हैं, स्पैचुला के द्वारा। यहाँ पे देखिए स्पैचुला क्या है, एक छोटा चम्मच के टाइप का टूल होता है जिसको हम बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन को शेप देने के लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा वो क्या यूज करते थे, अपने हैंड्स को यूज करते थे, टैप कोऑर्डिनेशन, मतलब उसको थपथपा के राइट शेप में बनाते थे। आगे, देन फैशन द रिम एंड ड्राइड द पॉट इन द सन। अब फैशन मीन्स में क्या होता है, फैशन मीन्स यहाँ पे हमारे लेसन में है, फैशन वर्ड कई बार आया है, तो इसका मतलब है सही आकार देना। तो उसको सही आकार देते थे, उसका जो माउथ का शेप है उसको सही आकार देते थे, और अपने बर्तनों को सूखने के लिए कहाँ रखते थे, सन में, यानी धूप में रखते थे। तो इस प्रकार से जो ऑब्जर्वेशन था सेंटिला का, एक्सपर्ट पॉट मेकर यूज करते थे, वो सभी पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन करके लिख के अपने आंसर को
कंप्लीट कर लिया। तो इसी प्रकार से आप भी आंसर को राइट कर सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि हमारे लेसन में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताए गए थे, तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मिशोबा बाय द विलेज काउंसिल। जो विलेज काउंसिल थी उसके द्वारा मिशोबा को क्या वार्निंग दी गई थी। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में जब हमने पैराग्राफ को डिस्कस किया था तो वहां पे बताया गया था कि विलेज काउंसिल क्या करती है, विलेज काउंसिल सम्मन टू मिशोबा और उनको बुलाती है, उनको सम्मन करती है, क्वेश्चन आंसर करती है उनसे कि आप अपनी डॉटर को पॉट मेकिंग की स्किल क्यों नहीं सीखने दे रहे हैं। और उनसे कहती है, पुलिस काउंसिल उनसे कहती है कि पॉट मेकिंग का जो काम है ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है, ये किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है कि आप इसे अपनी डॉटर को पास ऑन नहीं करेंगे, उसको सिखाएंगे नहीं, आपको इसे जनरेशन टू जनरेशन चलाए रखना है, बनाए रखना है। और ये सब आर्डर उनको देती है। तो यही मिशोबा को बुला के उनसे बताया गया। तो ये सब बातें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, द विलेज काउंसिल वार्न्ड मिशोबा, क्या किया उसने, वार्न किया और ऑर्डर दिया दैट ट्रेडिशनल स्किल सिंबलाइज कम्युनल हिस्ट्री एंड डोंट बिलोंग टू इंडिविजुअल। तो उन्होंने क्या कहा विलेज काउंसिल ने कि जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, ठीक है, चाहे वो बुनाई का काम हो, चाहे कढ़ाई का काम हो, या पॉट मेकिंग का काम है, ठीक है, स्टेचू बनाने का काम है, मूर्ति कला है, तो ये सब जो वीविंग का काम है, ये सभी जो स्किल्स हैं ये कैसी हैं, ट्रेडिशनल हैं और ये हमारी कम्युनल हिस्ट्री को बिलोंग करती हैं, यानी कि हमारी इतिहास को दिखाती हैं, हमारी धरोहर है और ये किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिखा है उन्होंने, दे इंसिस्टेड मीन्स क्या होता है, जोर देना, किसी बात पर जोर देना। एंड इंस्टेक्ट अर्नेला, ठीक है, उसने विलेज काउंसिल ने उनसे क्या कहा, मिशोबा से उनको इंस्टेट किया कि वो अर्नेला से कहें टू टीच सेंटिला, कि वो अपनी डॉटर सेंटिला को ये सभी स्किल सिखाए एज एक्सपर्ट। क्यों ऐसा, क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि एज एक्सपर्ट मस्ट शेयर देयर नॉलेज टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द पीपल्स कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जिनको ये आर्ट आती है, ये स्किल आती है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी स्किल को दूसरे को सिखाएं, ठीक है, ताकि जो हमारी कला है वो कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी समाज के लिए, जो समाज के लिए वो इम्पोर्टेंट है और हमारी धरोहर है, तो वो हमेशा के लिए बनी रहे। ऐसा नहीं कि जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनको ये आर्ट आती है उन दूसरे को नहीं सिखाएंगे। तो ये सब बातें विलेज काउंसिल मिशोबा से कहती है। और मिशोबा कौन थे, मिशोबा के बारे में हम जानते हैं, ये सेंटिला के फादर थे। ठीक है, कौन थे, सेंटिला के फादर। ठीक, तो ये सब पॉइंट लिख के हम यहाँ पे अपने आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया है, हाउ डिड सेंटिला फील व्हेन शी फेल्ड एट पॉट मेकिंग इवन आफ्टर ए ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सेंटिला जब लगातार फेलियर को प्राप्त कर रही थी, उसको कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी, जबकि वो लगातार अपनी मदर के साथ में प्रैक्टिस करती थी, तो ऐसा 1 साल तक चला, तो वो कैसा फील कर रही थी। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। हमने अपने लेसन को पढ़ते समय ये देखा था कि सेंटिला को लगातार फेलियर पे फेलियर मिल रहा था और उसको पॉट मेकिंग की स्किल नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, हिम्मत नहीं आ रही। जब वो डॉर्मेट्री जाती है, ठीक है, वहाँ पे जो उसकी मेंटर मिलती है ओनुला, वो भी इसकी हेल्प करती हैं और वो कंटिन्यू ऑब्जर्व करती है, खुद से भी प्रैक्टिस करती रहती है और अपने पैसेंस को, अपनी परजिवरेंस को बनाए रखती है, लगातार इफर्ट करती रहती है। इस प्रकार से वो एक दिन पॉट मेकिंग की स्किल सीख जाती है। तो यही सब बातें हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सेंटिला फेल्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेल्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे फेल लिखा है तो फेल का हम क्या कर देंगे यहाँ पे, फेल्ट। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सेंटिला फेल्ट डीप शेम एंड फ्रस्ट्रेशन आफ्टर ए ईयर ऑफ फेलियर।
पहले तो उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, संकोच महसूस हो रहा था, सेम एंड फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। कब तक? लगातार 1 साल तक। सी हैंग हर हेड, वो अपना सर झुका लेती है, फीलिंग अनसक्सेसफुल, और वो अपने आप को कैसा महसूस करती है? असफल महसूस करती है। डिस्पाइट हर मदर्स साइलेंट ऑब्जर्वेशन, वो लगातार अपनी मदर को ऑब्जर्व करती है कि कैसे पॉट मेकिंग का काम सीखना है, कैसे ये स्किल सीखी जा सकती है, लेकिन फिर भी उसके हाथ असफलता पे असफलता लग रही थी, फेलियर पे फेलियर उसको मिल रहा था, तो वो शर्म के मारे अपना सर झुका लेती है। आगे, द क्ले कोलैप्स्ड और रिमेन्ड मिसशेपन अंडर हर टेंस हैंड, और उसको इतना टेंशन थी उसके दिमाग में, ये सभी बातें चल रही थी, तो जो मिट्टी थी वो राइट शेप नहीं ले पा रही थी और बार बार कोलैप्स हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी बातें लिख देंगे। आगे क्या लिखेंगे? मेकिंग हर फील अनेबल टू लर्न द फैमिली क्राफ्ट, और उसे ऐसा लग रहा था, वो ऐसा महसूस कर रही थी कि लगता है वो जो फैमिली का क्राफ्ट है, जो स्किल है पॉट मेकिंग की, वो सीख नहीं पाएगी। तो ये सब बातें यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि उसे लगातार जब फेलियर पे फेलियर मिल रहा था 1 साल तक अपनी मदर को ऑब्जर्व करने के बाद में, तो उसे कैसा फील हो रहा था। तो ये सब बातें हम लिख देंगे कि उसको फ्रस्ट्रेशन, नर्वसनेस, ये सब बातें फील हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे पॉट मेकिंग की स्किल नहीं आएगी, और इस नर्वसनेस के कारण, इस टेंशन के कारण उसके जो हाथ थे वो पॉट को सही शेप नहीं दे पा रहे थे। यहाँ पे हमने लिखा है ना मिसशेपन, ठीक है, अंडर हर टेंस हैंड। तो ये सब पॉइंट लिख के अपने आंसर को हम कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है हमसे? Onula stood there for a long time as if trying to observe a new phenomenon. Explain. अब ओनुला कौन थी? हमें पता होना चाहिए ये कौन थी? मेंटर थी। मेंटर किसकी? डॉर्मेट्री की मेंटर थी, और स्पेशली सेंटिला की, ठीक है। तो वहाँ पे ये अनुला, अब पूछा गया क्वेश्चन में, अनुला वहाँ पे खड़ी रहती है काफ़ी देर तक, उसके बाद में वो एक फिनोमिना, जो रहस्यमय घटना होती है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है। तो इस बात को एक्सप्लेन करना है, बताना है। तब जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है तो सब लोग उसको बाहर ले जाने लगते हैं, और जो सेंटिला गर्ल थी वो चिल्लाती है, क्राई करती है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, इट सिंपली केम टू मी, और ये बर्तन बनाने की कला मुझे अपने आप ही आ गई। और इन सब बातों के बाद में जब ओनुला अंदर जाती है, वो देखती है कि वहाँ पे सेंटिला ने कुछ जो पॉट बना के रखे थे और उसकी मदर ने बना के रखे थे, वो दोनों एक ही जैसे थे, ठीक है। तो ये सब बातें हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्या क्या लिखेंगे इसमें? अनुला डिस्कवर्ड 2 आइडेंटिकल रो ऑफ पॉट्स। कैसे? आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है? सेम। आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है? सेम, एक जैसे, ठीक है। आइडेंटिकल मीन्स सेम या एक जैसे। उसने 2 रो ऑब्जर्व की पॉट्स की, ठीक है, और जो कि दिखने में कैसे थे? एक जैसे थे। रो मीन्स क्या होता है? लाइनें, कतारें। अनेबल टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मीन्स क्या होता है? कि जो कि एक जैसे लग रहे थे, अलग अलग नहीं लग रहे थे। सेंटिलाज वर्क फ्रॉम अर्नेलाज लाइफ लॉन्ग स्किल, और ये उसने अपनी मदर जो थी अर्नेला, उससे ये सीख लिया था, ये स्किल को सीख लिया था। आगे, दिस फिनोमिनन रिप्रेजेंटेड द मिस्टिकल ट्रांसिशन ऑफ मास्टरी, और ये जो फिनोमिना था, जो बर्तन बनाने की कला उसको आ गई थी सेंटिला को, ये एक बहुत ही रहस्यमय घटना की तरह लग रही थी, और जिसमें उसने मास्टरी गेन कर ली थी, यानी कि उसको बर्तन बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया था। आगे क्या लिखेंगे? वेयर द गर्ल सडनली अचीव द परफेक्ट रिदम एंड सिमेट्री, प्रूविंग द स्किल हैड फाइनली केम टू हर। अब ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को, उस जो लड़की थी सेंटिला, उसने अचीव कर लिया है परफेक्ट रिदम को, यानी कि उसकी स्पीड भी बढ़ गई थी, और परफेक्ट सिमेट्री यानी वो सही शेप भी देने लगी थी, पॉट्स को राइट शेप में बनाने लगी थी।
तो उसने ये सभी स्किल को गेन कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। had finally came to proving the skill had finally came to her, और ये इस बात से सिद्ध होता है कि जो पॉट मेकिंग की स्किल है फाइनली उसको आ गई थी, उसके अंदर विद्यमान हो गई थी, और उसने इस स्किल को बहुत ही प्रैक्टिस से, बहुत ही पैसेंस से सीख लिया था। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपना आंसर हम कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपुल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, व्हाट डज दिस सिंबलाइज। इससे क्या पता चलता है। यहाँ पे एक हमको लाइन दी है और यहाँ पे कहा गया है द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपुल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है क्वेश्चन का, कि जो ट्रेडिशन है, कोई भी कला है या कोई भी स्किल है, वो किसी एक लोगों को बिलोंग नहीं करती है। इस बात को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये लाइन हमें क्यों दी गई है, क्योंकि जब विलेज काउंसिल शोभा को यानी सेंटिला के फादर को बुलाती है और उनसे कहती है कि आप अब घर में जाइएगा और अर्नेला से कहिए कि वो अपनी डॉटर को, सेंटिला को, ये स्किल पास ऑन करें। ये किसी एक लोगों की धरोहर नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलते रहने वाली चीज है। तो उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे ये लाइन दी है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो ये जो स्किल होती है कैसा होता है, शेयर्ड असेट होता है। पहला पॉइंट तो इसमें ये लिख देंगे हम, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके अंदर क्या लिखेंगे, कल्चर इज ए कलेक्टिव असेट। जो कल्चर होता है वो एक कलेक्टिव असेट है, यानी सब लोगों का होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है, कलाकार, यानी जिनको ये स्किल आती है, कोई भी स्किल हो, ठीक है, जिनको ये स्किल आती है उनके लिए हम आर्टिस्ट वर्ड का यूज करते हैं। और टेम्परेरी कस्टोडियंस ऑफ द क्राफ्ट्स रिप्रेजेंटिंग कम्युनल आइडेंटिटी। और जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, जिनको ये कला आती है किसी भी चीज की, ठीक है, चाहे वो पॉट मेकिंग हो या और दूसरी आर्ट हो, उनको आती है, तो वो क्या है, टेम्परेरी कस्टोडियंस हैं, यानी वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसके संरक्षक हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस स्किल को पास करते रहें। ऑफ द क्राफ्ट रिप्रेजेंटिंग कम्युनल आइडेंटिटी, और वो सिर्फ एक लोगों को नहीं बल्कि पूरे समाज को, समाज के लिए आइडेंटिटी होते हैं, समाज के लिए प्रेरक होते हैं कि और उनके उसके साथ ही साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी आर्ट को पास ऑन करें। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ड्यूटी टू शेयर से रिलेटेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो इंडिविजुअल ओन्स द राइट टू लेट ट्रेडिशन डाई। और किसी इंडिविजुअल को, यानी किसी भी एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस प्रकार की आर्ट को, इस प्रकार की कला को समाप्त हो जाने दे, खत्म हो जाने दे। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेडिशन डाई, यानी कि सब जो आर्ट है, स्किल है, उसको खत्म नहीं होने देना है। आगे क्या लिखा है, नॉलेज मस्ट बी शेयर्ड फॉर कम्युनल कॉन्टिन्यूटी। और यहाँ पे इस लाइन में बताया गया है कि जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो किसी को आती है, वो कम्युनल कॉन्टिन्यूटी यानी समाज में बनी रहे, उसके लिए ये जरूरी है कि उसको शेयर किया जाए, सिर्फ अपने तक सीमित ना रखा जाए। तो इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड बातें लिख के हम अपने आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्या है, शेयर्ड असेट, और दूसरा ड्यूटीज टू शेयर। इन दोनों पॉइंट को याद रख के हम अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आंसर में मुख्य रूप से क्या बातें बताई गई हैं कि पहला तो ये है कि आपकी ये ड्यूटी है कि इस चीज को शेयर किया जाए। ये केवल एक लोगों से बिलोंग नहीं करती है, और जिसको ये स्किल आती है, किसी भी प्रकार की स्किल हो, चाहे पॉट मेकिंग की स्किल हो, चाहे वीविंग की हो, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या है, टेम्परेरी कस्टोडियन है, यानी कि वो थोड़ी देर के लिए उसका संरक्षक है। वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं है कि अपने साथ में लेके जाएगा, तो उसको, उसकी ड्यूटी है कि वो दूसरे को शेयर करके जाएगा, ताकि ये स्किल दूसरे में पास ऑन हो सके और हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, कम्युनल कंटिन्यूटी, यानी कि ये समाज में हमेशा के लिए बनी रहे। ऐसा नहीं कि अगर जिस व्यक्ति को आती है वो नहीं रहा तो वो स्किल भी समाप्त हो जाएगी। तो इन सभी बातों को लिख के इस आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन
ऑफ द स्टोरी ए न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे लेसन में बिल्कुल लास्ट में एक लाइन दी है, ए न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, तो वहाँ पे अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, ये हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है। अब यही सेम क्वेश्चन हमने अपने पिछले वीडियो में भी कंप्लीट किया था। वहाँ पे हमने क्या लिखा था कि अब सेंटिला को पॉट मेकिंग की स्किल आ गई थी और वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह, अर्नेला की तरह सेम आइडेंटिकल पॉट बनाने लगी थी, और उसको ये चीज़ बहुत ही एफर्ट के बाद में, बहुत ही मेहनत करने के बाद में आई थी। तो हम यहाँ पे वो सभी बातें लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे? दिस लाइन marks the artistic and spiritual succession of the craft. Artistic means कलात्मक और spiritual means आध्यात्मक, दोनों टाइप की जो सक्सेशन थी कलात्मक, और सक्सेशन मीन्स क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे के पास में चला जाना। तो अब जो ये पॉट मेकिंग की स्किल थी, ये पूर्ण रूप से उसने प्राप्त कर ली थी, किसने? सेंटिला ने। आगे क्या लिखेंगे? ऑल्दो अर्नेला डाइड, हालांकि अर्नेला अब इस दुनिया में नहीं रही थी, उसकी मौत हो चुकी थी, वो यहाँ से चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी कॉमा लगा के क्या लिखेंगे? हर लिगेसी, उसकी जो धरोहर थी, लिगेसी मीन्स क्या होता है? धरोहर, यहाँ पे लिख लेंगे। लिगेसी मीन्स क्या होता है? जो धरोहर थी उसकी, और उसकी धरोहर क्या थी? उसकी कला, उसकी स्किल, वो अभी जिंदा थी। हर लिगेसी एंड द विलेज ट्रेडिशन वर रिबॉर्न, रिबॉर्न हो गई थी, मतलब फिर से उसने जन्म ले लिया था। इसके अंदर इन हर डाटर, उसकी जो डाटर थी सेंटिला। कहने का मतलब है इस लाइन का कि उसकी माँ की, यानी अर्नेला की जो धरोहर थी, जो उसको पॉट मेकिंग की स्किल आती थी, वो अब दूसरे रूप में, अब उसकी डाटर में जन्म ले चुकी थी, रिबॉर्न हो चुकी थी। आगे क्या लिखेंगे? इट सिग्निफाइज दैट द चेन ऑफ ट्रेडिशन रिमेन्स अनब्रोकन। इससे पता चलता है कि जो इस बात की चेन थी, ठीक है, कि एक दूसरे को पास ऑन करते रहना है, वो अनब्रोकन थी, यानी कि टूटी नहीं थी। आगे इंश्योरिंग द फ्यूचर सर्वाइवल ऑफ देयर कम्युनल आइडेंटिटी, और अब इस बात को इंश्योर हो गया था, आश्वासन मिल गया था, यानी पूर्ण रूप से ये बात कही जा सकती है कि अब ये चेन नहीं टूटी थी, तो जो कला थी, जो स्किल थी, वो इस कम्युनिटी में, इस समाज में बनी रहेगी, और ये अनब्रोकन रहेगी, यानी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहेगी। तो इन सभी बातों को लिख के हम अपने आंसर को कंप्लीट कर लेंगे कि ए न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यही हमसे पूछा गया था, तो हमने इस आंसर को कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रोल ऑफ परसिवरेंस? परसिवरेंस मीन्स हमने डिस्कस किया था अपनी मीनिंग में, धैर्य और लगातार काम करते रहने की आदत, ठीक है। इन परसुइंग वंस ड्रीम इलाबोरेट विद रेफरेंस टू सेंटिला। अब हमें बताना है कि परसिवरेंस का रोल क्या है किसी भी काम में सफलता पाने के लिए, और इसे हमें सेंटिला के रेफरेंस में हमें इसको एक्सप्लेन करना है, इसको पूरी तरह विस्तार से बताना है। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। परसिवरेंस ब्रिजेस फेलियर एंड सक्सेस। ब्रिजेस मीन्स क्या होता है? ब्रिज मीन्स होता है कि एक जो सफलता है असफलता है उसके बीच का, ये ब्रिज है, उसके बीच का पुल है, यानी आपको धैर्य, लगातार लगन और लगातार परिश्रम करने के बाद में ही सफलता मिलेगी। तो ये क्या करता है? ब्रिज करता है, पाटता है, यानी पुल की तरह काम करता है फेलियर और सक्सेस के बीच में। आगे क्या लिखेंगे? सेंटिला फेस्ड ए ईयर ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड इनिशियल क्लमजीनेस। सेंटिला लगातार असफलता पे असफलता मिल रही थी उसको, और वो अथक प्रयास के बाद में भी जो प्रयास उसके थे वो कैसे थे? क्लमजी भरे थे, यानी कि वो अनाड़ीपन वाले प्रयास थे, निरर्थक प्रयास कर रही थी, मतलब उसको स्किल पूरी तरह से नहीं आ रही थी, तब तक वो एफर्ट क्लमजी एफर्ट्स बोले गए थे हमारे लेसन में। बट रिफ्यूज टू क्वाइट, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी, उसने हार नहीं मानी थी, वो लगातार प्रयास पे प्रयास करती रही। आगे क्या लिखेंगे? थ्रू सीक्रेट ऑब्जर्वेशन एंड रिलेंटलेस प्रैक्टिस। लगातार प्रैक्टिस करने के बाद में और अथक प्रयास करने के बाद में, ऑब्जर्वेशन के बाद में, उसने क्या किया? सी इवेंचुअली मास्टर्ड द रिदम एंड डिक्सटर्टी।
डेक्सटरिटी वर्ड भी हमने अपनी मीनिंग में डिस्कस किया था, जिसका अर्थ क्या होता है, कुशलता। ठीक है, किसी काम में कुशलता पा लेना, उसको बहुत अच्छी तरीके से करने लगना, तब हम वहाँ पे डेक्सटरिटी वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सी इवेंचुअली मास्टर्ड द रिदम एंड डेक्सटरिटी। फिर उसके बाद में उसको पॉट मेकिंग की स्किल में रिदम भी आ गई, यानी उसकी स्पीड भी बढ़ गई। और स्पीड बढ़ने के लिए वर्ड क्या आता है, स्प्रिंटर। जब हमने अपने लेसन को पढ़ा था तो हमने वहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी कि अब उसने एक स्प्रिंटर की तरह स्पीड को पकड़ लिया था और पॉट मेकिंग की स्किल सीख गई थी। तो यहाँ पे वही लिखा है रिदम और डेक्सटरिटी, और उसके साथ साथ उसको कुशलता भी आ गई थी उसके काम में। इससे क्या पता चलता है, डिमोन्स्ट्रेटिंग दैट परसिस्टेंट एफर्ट मीन्स लगातार प्रयास करते रहने से क्या होगा, इज द ओनली ट्रू पाथ टू मास्टरी। और लगातार इससे ये पता चलता है कि लगातार प्रयास करते रहने से ही हम किसी काम में सफलता पा सकते हैं, और सिर्फ यही एक सही रास्ता है कि हम उस काम को मेहनत से, लगन से, धैर्य के साथ में, परसिवरेंस के साथ में करते रहें। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन के सभी आंसर जो हमारी बुक में पेज नंबर 44 पे दिए गए हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया, और ये भी समझा कि उनके आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, उनमें कौन कौन सी बातें लिखना इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज के इस वीडियो में हमने 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पिछले वीडियो देखते रहिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।